हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फैट्स एंड लिपिड्स। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को पढ़ लिया था। आज हम फैट के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपके किसी भी स्टेट का होम साइंस के एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यानी कि बेनिफिट होगा। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिपिड या वसा फैट होता क्या है। तो जो आपका फैट होता है ना, यानी कि लिपिड, तो लिपिड ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, किससे, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। तो फैट किससे मिलकर बनता है? फैट आपका फैटी एसिड से मिलकर बनता है। ये आपका क्वेश्चन रेडी हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वसी अम्ल में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट में भी सेम तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी आपके कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। और वसा में भी, यानी कि फैट में भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। पर जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन भी पाया जा रहा था। तो तीनों में आपको क्या क्या अंतर है वो समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम। जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, वो कार्बन तथा हाइड्रोजन की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? यानी कि आपका ऑक्सीजन जो होता है कम मात्रा में पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, पर वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। लिपिड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से हमको कितनी एनर्जी मिलती है? 4 kcal एनर्जी मिलती है, यानी कि 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसी तरह 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि CHO से कितनी कैलोरी मिलती है? 4 kcal एनर्जी मिलती है। इसी तरह आपके 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 kcal एनर्जी मिलती है, पर 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कि वसा क्या करता है? वसा हमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है आपको ये टॉपिक? आगे देखते हैं हम। जो वसा होता है ना, वसा कैसा होता है? वसा चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ होता है। यानी कि चिकनाई, यानी जो वसा क्या होता है, जो तेल, ऑयल, घी, ये सब चीजें होती है, तो ये सब चीजें कैसी होती है? चिकनी होती हैं। तो ये क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, जो पानी में तो अघुलनशील होते हैं। किसमें? पानी में अघुलनशील होते हैं, पर कार्बनिक द्रवों में घुलनशील होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर हमने क्या किया है, अगर हमने पानी में एक तेल की बूंद डाल दी तो उसमें घुलती नहीं है। आपने प्रैक्टिकल करके नोटिस भी किया, वो क्या होगा, तेल की बूंद आपकी ऊपर ही तैरती रहेगी, यानी कि फैट आपका ऊपर ही तैरता रहेगा, पर आपके वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, यानी कि आपके पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है, जो वसा अम्ल होते हैं ना, वसी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। वसी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? वसी अम्ल होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है आपका संतृप्त वसी अम्ल, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। एक होता है आपका अनसंतृप्त वसी अम्ल, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपको सिंपल से एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो आपके संतृप्त वसी अम्ल होते हैं, कौन से? जो आपके संतृप्ति वसा अम्ल होते हैं, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसे ठोस अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं? ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, इसमें घी आ जाएगा, ठीक है, डालडा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? घी आ जाएगा और डालडा आ जाएगा। और आपके असंतृप्त वसी अम्ल ये वो होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो फैटी एसिड होते हैं जो आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसमें आपका क्या आ जाएगा? तेल आ जाएगा, रिफाइंड आ जाएगा। रिफाइंड जमता तो नहीं है, तेल और रिफाइंड ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये होता है दोनों में कंपैरिजन। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा वसीय अम्ल कौन सा होता है? तो हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है अनसंतृप्त वसीय अम्ल, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है।
क्लियर है आपको ये? तो वसीय अम्ल के दोनों प्रकार हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है संतृप्त वसीय अम्ल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो आपके संतृप्त वसा अम्ल होते हैं उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से कितने हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं? तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं, जो एकल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में। और वसीय अम्ल जो होते हैं सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में रहते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि वसीय अम्ल सामान्य तापक्रम में कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में रहते हैं। किसमें? सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत। इसी में इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं। अभी आ गया क्या? अभी आ गया जो आपका संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं ना, उनके भी कुछ प्रकार पाए जाते हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप है हमारा ब्यूटेरिक एसिड। जो ब्यूटेरिक एसिड होता है ये मक्खन में पाया जाता है और इसी के कारण मक्खन में एक विशेष प्रकार की सुगंध यानी कि स्मेल होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर कहीं पर मक्खन रखा हो तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। तो वो जो स्मेल होती है वो पाई जाती है ब्यूटेरिक एसिड के द्वारा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपके। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका पामिटिक अम्ल। क्या है? पामिटिक अम्ल ये प्राणी तथा वनस्पति तेल मुख्यतः से पाम ऑयल में पाया जाता है। तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, जो आपका पामिटिक अम्ल होता है ना, ये पाम ऑयल में पाया जाता है। इसको आप मतलब किससे कर सकते हो? जैसे पामिटिक है तो क्या है? पाम ऑयल है। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो चीजों को, ठीक है, जिससे आप भूलोगे नहीं। क्या है? पामिटिक अम्ल है तो किस में पाया जाएगा? पाम ऑयल में पाया जाएगा। आगे देखते हैं हम। आगे इसका जो टाइप है वो टाइप है आपका स्टीरिक एसिड। तो जो आपका स्टीरिक एसिड है ना, ये प्राणी तथा वनस्पति तेलों में होता है। किस में होता है? प्राणी तथा वनस्पति तेलों में आपको स्टीरिक अम्ल देखने को मिल जाता है। इसके आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा कैप्रिलिक अम्ल। क्या है? कैप्रिक अम्ल। कैप्रिक अम्ल भी मक्खन में पाया जाता है। तो मक्खन में हमारा कैप्रिक अम्ल भी पाया जाता है और ब्यूटेरिक एसिड भी पाया जाता है। और ये कैप्रिक अम्ल हमारा मक्खन के साथ साथ नारियल के तेल में भी देखने को मिलता है। किसमें के? नारियल के तेल में भी देखने के लिए मिलता है। आगे देखेंगे हम। आगे आ जाते हैं हमारा एरेकिडिक अम्ल। क्या हो जाता है? एरेकिडिक अम्ल। जो आपका एरेडिक एसिड होता है ना, ये मूंगफली के तेल में पाया जाता है। किसमें? एरेकिडिक अम्ल आपका मूंगफली के तेल में पाया जाता है। आपकी जो पीपीटी रेडी की गई है, आपको जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, इसमें कुछ भी बकवास नहीं है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें दी हुई हैं और हर स्लाइड से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चीजें इसमें बताई गई हैं। फिर इसका आ जाता है असंतृप्त वसीय अम्ल। ये इसके क्या है? ये इसका सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट था हमारा संतृप्त वसीय अम्ल। हमने संतृप्त वसीय अम्ल के टाइप पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अपना असंतृप्त वसीय अम्ल यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। ये क्या होता है? इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अणु की संख्या में बहुत अंतर होता है। किसमें? कार्बन तथा जो हाइड्रोजन की अणु की संख्या पाई जाती है ना, इसमें काफी अंतर पाया जाता है। हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं कार्बन के अणुओं की अपेक्षा कम होते हैं, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु के किसके? डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा? डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। और असंतृप्त वसीय अम्ल में जो हमारा पाया जाएगा ना वसीय अम्ल, वो किस अवस्था में होगा? वो होगा आपका द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे आपका सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम। आगे आ जाएगा हमारा कुछ प्रमुख असंतृप्ति वसाम्ल जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। यानी कि अभी हम जो टाइप पढ़ेंगे ना, वो हो जाएंगे आपके असंतृप्त वसीय अम्ल के। इसमें पहला टाइप है हमारा पामिटोलिक अम्ल। क्या है? पामिटोलिक अम्ल। ये क्या होता है? यह मक्खन तथा बीज के तेल में पाया जाता है, यानी कि मक्खन में पाया जाएगा और आपके ऑयल सीड में पाया जाता है, ठीक है। इसका सेकंड टाइप हम देखते हैं। सेकंड टाइप होता है आपका ऑलिक एसिड। कौन सा? ऑलिक एसिड। ये सभी वसा तथा तेल में पाए जाते हैं। तो सभी वसा तथा तेल में क्या पाया जाता है? ऑलिक एसिड पाया जाता है। आगे देखते हैं हम। आगे है आपका
आगे है एराकिडोनिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के टाइप में आ जाता है। और जो आपके वसा और तेल होते हैं ना, दोनों ही कैसे चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं, आपको ध्यान रखना है। वसा और तेल कैसे होते हैं, दोनों चिकनाई युक्त यानी कि फैटी होते हैं। कैसे, चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं यानी कि फैटी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा वसा का वर्गीकरण। तो वसा का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसमें देखते हैं। जो वसा का वर्गीकरण होता है, तो भोजन में लिपिड की पौष्टिकता के आधार पर, किसके आधार पर, पौष्टिकता के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला टाइप हो जाएगा इसका सरल लिपिड, सिंपल लिपिड। दूसरा टाइप हो जाएगा इसका आपका यौगिक या संयुक्त लिपिड यानी कि कंपाउंड लिपिड। तीसरा हो जाएगा आपका व्युत्पादित लिपिड यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डेराइव्ड लिपिड। तीसरा फोर्थ हो जाएगा आपका स्टेरॉल। तो स्टेरॉल को इंग्लिश में भी स्टेरॉल ही बोला जाता है। ठीक है, अगले आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा, पहले हम पढ़ लेते हैं सिंपल लिपिड के बारे में। तो सिंपल लिपिड क्या होती है, भोजन से प्राप्त, किसमें, हमारे भोजन में प्राप्त नहीं है, प्राप्त हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका प्राप्त। तो क्या हो जाएगा, हमारे भोजन में प्राप्त वसा कौन सी होती है, सरल वसा होती है। कैसी वसा होती है, सरल वसा होती है। और मनुष्य द्वारा खाए जाने वाला वसा में 98% जो आपका होता है ना, वो आपका सिंपल लिपिड होता है। यानी कि 98% हम क्या खाते हैं, सिंपल लिपिड का सेवन करते हैं। क्लियर है ये, आगे देखते हैं हम। आगे आ जाते हैं हमारा सरल लिपिड जो होता है ना, सरल लिपिड होता है हमारा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, सरल लिपिड हमारा होता है 2 प्रकार का। इसमें से फर्स्ट टाइप है आपका वसा या तेल। जो वसा और तेल होते हैं ना, ये नॉर्मल टेम्परेचर में भी कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में रहते हैं। और वह वसा द्रव्य रूप में होती है। कैसी अवस्था में, द्रव्य रूप में होती है, तेल कहलाती है। मतलब ये देख लिया आप लोग, जो वसा कौन सी होगी, वसा वो कहलाएगी जो ठोस अवस्था में होगी। और तेल क्या कहलाएगा, जो द्रव अवस्था में होती है, वो आपका तेल कहलाती है। और ये वसीय अम्ल किससे मिलते हैं, ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। तो आप लोग जैसे हमने प्रोटीन के चैप्टर में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ा था कि अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का निर्माण हो रहा था। इसी तरह आपके ग्लिसरॉल के मिलने से वसीय अम्ल का निर्माण हो रहा है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जैसे क्या हो रहा था, जैसे प्रोटीन, जैसे अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता, उसी तरह ग्लिसरॉल के मिलने से वसीय अम्ल का निर्माण हो रहा था। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। आगे सरल लिपिड का हम दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप हो जाएगा मोम। कौन सा, क्या हो जाएगा इसका दूसरा टाइप, हो जाएगा मोम। इसका जो अणु भार होता है ना, इसका अणु भार होता है अधिक होता है। ठीक है, और वसीय अम्लों को मोनोहाइड्रिक तथा हाइड्रिक अल्कोहल के साथ मिलने से मोम बनता है। मोम कैसा बनता है आपके, मोम बनता है वसीय अम्लों के मोनोहाइड्रिक और हाइड्रिक अल्कोहल के साथ मिलने से मोम का निर्माण होता है। फिर इसके आगे जो हमारा सेकंड टाइप था यौगिक लिपिड यानी कि कंपाउंड लिपिड, इसको देख लेते हैं हम। तो हमारे यौगिक लिपिड यानी कि कंपाउंड लिपिड में आ जाएगा, जब वसा के साथ कोई अन्य अवसीय पदार्थ या कोई अकार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है, तो ये यौगिक क्या कहलाते हैं, लिपिड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब वसा के साथ कोई अकार्बनिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो क्या कहलाता है, तो कंपाउंड लिपिड कहलाते हैं। कंपाउंड लिपिड में के एग्जांपल में आ जाएगा आपका फास्फोलिपिड, सल्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सल्फोलिपिड आपका किस प्रकार का लिपिड है, तो सल्फोलिपिड आपका कंपाउंड लिपिड की कैटेगरी में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल आप लोग फिर से देख लीजिए कि यौगिक लिपिड के अंतर्गत आ जाएगा आपका फास्फोलिपिड आ जाएगा, सल्फोलिपिड आ जाएगा, ग्लाइकोलिपिड आ जाएगा और आपका आ जाएगा लाइपोप्रोटीन। आगे देखते हैं हम। आगे इसका जो थर्ड टाइप है वो है व्युत्पादित लिपिड। क्या है आपका, व्युत्पादित लिपिड है यानी कि डेराइव्ड लिपिड से। जब सरल एवं संयुक्त लिपिड जल अपघटन द्वारा, किसके, जल अपघटन द्वारा किया जाता है तो पदार्थ मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है, व्युत्पादित लिपिड का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, इसके अंतर्गत ही स्टेरॉल्स आ जाते हैं।
तो स्ट्रॉल के एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा और अर्गोस्ट्रॉल आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं और इसके अंदर क्या आ जाते हैं, इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका स्टेरॉल, और स्टेरॉल के एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल एंड अर्गोस्टेरॉल। ठीक है, क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट। फिर आ जाते हैं हम वसा के कार्य में। तो हम वसा के कार्य देख लेते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ फैट, कि वसा के कार्य हमारा क्या क्या हो जाएगा। तो जो हमारा वसा का पहला कार्य होता है वो होता है शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना। किसका, वसा का फर्स्ट कार्य हो जाएगा आपका शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया 1 ग्राम फैट से आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 9 kcal आपको एनर्जी मिलती है। तो ये क्या करता है, ये ऊर्जा का संग्रह करता है। कैसे करता है, शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में क्या होती है, एनर्जी जमा हो जाती है। अब जब शरीर को किसी साधन से एनर्जी नहीं मिलती है, भोजन नहीं मिलता है, ये किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है, तब वसीय ऊतक इन्हें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वसा क्या कार्य करता है, शरीर में ऊर्जा का संग्रह करता है। और वसा का क्या कार्य है, शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षा देना। क्या है, शरीर के नाजुक अंग हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे हृदय हो गया, फेफड़े हो गए आपके, यानी कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गई। तो इनके ऊपर क्या होता है, वसा की दोहरी परत, यानी कि फैट की डबल लेयर होती है जो हमारी बाहरी आघातों से रक्षा करती है। ठीक है, और वसा शरीर के तापक्रम को भी क्या करती है, नियमित करती है। क्या करती है, शरीर के तापक्रम को भी नियमित करती है। त्वचा जो आपकी स्किन होता है ना, तो स्किन के नीचे जो आपके फैट टिश्यू होते हैं ना, यानी कि वसा की परत होती है ना, वो हमारे ताप को क्या करते हैं, ताप को नियमित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके आगे हमारा वसा में घुलनशील विटामिनों का वाहक होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन ए आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये हो जाते हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये आपको ध्यान रखनी है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं आपके, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से, तो जल में घुलनशील विटामिन है आपके विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम। आगे जो वसा के कार्य है इसमें है आवश्यक वसीय अम्लों की प्राप्ति का स्रोत। ये क्या होता है, जो आपके आवश्यक वसीय अम्लों की होते हैं ना, तो प्राप्ति के स्रोत भी होते हैं। और ये प्रोटीन की बचत भी करते हैं। जैसे प्रोटीन की बचत कैसे करेंगे, प्रोटीन का कार्य ये होता है कि शरीर में टिश्यू की मरम्मत करना, नए टिश्यू का निर्माण करना, कहीं भी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत करना, रोगों से रक्षा करना। अगर वसा से हमको पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्रोटीन अपना अपना काम छोड़कर वो बॉडी को एनर्जी देने लग जाएगा। अगर जब वो अपना काम छोड़ देगा, बॉडी को जब एनर्जी देने लग जाएगा, तो टिश्यू की अच्छे तरीके से मरम्मत नहीं कर पाएगा। तो यही कहते हैं कि वसा के कार्य में क्या आ जाता है, प्रोटीन की बचत हो जाती है। ठीक है, और इसमें आ जाएगा पाचक रस के स्त्राव को कम करना। वसा क्या करता है कि जो भी हमारी बॉडी में पाचक रस निकलते हैं उनके स्त्राव को कम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका आमाशयिक एवं आंतरिक अंगों को चिकना रखना। फैट कैसे होते हैं, ये वसा कैसे होता है, हमारे चिकनाई युक्त होता है खाद्य पदार्थ। तो जब हम इस ऐसे खाद्य पदार्थ को खाते हैं तो हमारे आमाशयिक और आंतरिक अंगों को क्या करता है, ये चिकना रखता है। ठीक है, और भोजन में क्या करता है, स्वाद तथा सुगंध की वृद्धि करता है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली पर्सन ऐसे होते हैं, कुछ लोग क्या कि रोटी तो कम खाएंगे पर पूड़ी कचौड़ी वो ज्यादा खाना पसंद करेंगे। तो उसमें क्या हो गया, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी में अलग स्वाद है, अलग स्मेल आ रही है, जो स्वाद रोटी में नहीं है। तो ये क्या कर देता है, तेल भोजन में स्वाद और सुगंध में वृद्धि कर देता है। ठीक है, और एक चीज आप लोगों ने और नोटिस की होगी कि अगर हम जिस दिन हम नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो उस दिन हमें मतलब तुरंत भूख लगाती है 2-3 घंटे बाद। पर जिस दिन हमने कैसे ऑयली चीज खाई है, जैसे हमने पूरी कचौड़ी खाई है या कुछ और फैटी चीज खाई है, तो उस दिन ऐसा लगता है हमारा पेट भरा भरा सा है, हमारे खाने का पाचन जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें पाचक रस कम स्रावित हो रहे हैं, तो खाना भी हमारा थोड़ा देर से पचता है। तो ये क्या होता है, यही फंक्शन होते हैं किसके, वसा के कार्य होते हैं यही। आगे देखते हैं। फिर वसा की कमी का प्रभाव आ जाता है, फिर आ जाता है आपका वसा की कमी का प्रभाव।
तो जो वसा होता है, वसा की कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देख लेते हैं हम। तो वसा की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। फाइनोडर्मा रोग कौन सा होता है? ये आपके स्किन का रोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मतलब हाथों में जो कोहनी होती है ना, एल्बो, तो इसमें आपके वाइट वाइट दाने पड़ जाते हैं, फुंसी टाइप से निकल आते हैं, वाइट वाइट दाने हो जाते हैं। अगर इन पर आप खुजली करते हो तो कुछ मतलब व्हाइट व्हाइट पाउडर सा झड़ता है, यानी कि त्वचा क्या हो जाती है? स्किन आपकी शुष्क हो जाती है। कैसी हो जाती है? शुष्क हो जाती है। तो वही कहलाता है आपका फाइनोडर्मा रोग कहलाता है। और वसा की कमी से त्वचा कछुए की त्वचा की तरह भी हो जाती है, जैसे खुरदुरी हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, सर्दियों में आप लोग क्या करते हो? मॉइस्चराइजर क्रीम का यूज करते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी जो स्किन है, स्किन एकदम खुरदरी हो जाती है और फटी फटी सी हो जाती है, रूखी सूखी सी हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मॉइस्चराइजर लगाते हैं। वो भी एक तरीका क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, फैटी तो होता है वो एक तरीके का। फिर नेक्स्ट है इसका, वसा की कमी से त्वचा की बीमारी डर्मेटाइटिस भी हो जाती है। डर्मेटाइटिस से हमारी स्किन संबंधी बीमारी हो जाती है होती है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वसा की कमी से क्या होता है? वसीय अम्लों की कमी हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, जब हमारी बॉडी में फैट की कमी होगी तो वसीय अम्ल की भी कमी होगी। तो इससे शरीर में क्या हो जाता है? सामान्य वृद्धि रुक जाती है। तो हमें अपने आहार में क्या लेना चाहिए? उचित मात्रा में, उचित अनुपात में वसा का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा वसा की अधिकता का प्रभाव। ऐसा नहीं होता है कि वसा की कमी होती है हमारी बॉडी में। वसा की कमी के साथ साथ हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? वसा की अधिकता से भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो वसा की अधिकता से क्या प्रभाव होता है? सबसे बड़ा प्रभाव है मोटापा। अगर हम वसा का सेवन ज्यादा करते हैं, अपने आहार में वसा ज्यादा लेते हैं, तो हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और मोटापे एक तरीके का ये होता है कि आपको आपके अंदर बीमारियों को आमंत्रित करता है। तो मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती है? मोटापे से आपको पहले तो डायबिटीज हो जाता है, हार्ट की दिक्कत होती है, आपका ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है। और एक चीज और है कि जो गर्ल्स होती है ना, तो गर्ल्स में आपके फैटी टिश्यू ज्यादा होते हैं और बॉयज में फैटी टिश्यू कम होते हैं। तो इसलिए अधिकतर देखा गया है कि मतलब महिलाएं आपको अधिक मोटी देखने को मिलेंगी पुरुष की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? फीमेल आपको ज्यादा मोटी देखने के लिए मिलती है मेल की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि महिलाओं में फैटी टिश्यू ज्यादा होते हैं, पुरुषों में कम होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वसा की अधिकता से आपको डायबिटीज भी हो जाता है, यानी कि मधुमेह होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अधिक तला हुआ भोजन या आपका शुगर, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है आपका हृदय संबंधी रोग। इसमें क्या होता है? हृदय संबंधी रोग में, यानी कि हार्ट डिसीज में, यानी कि आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है? जो आपकी रक्त की धमनियां होती है ना, वो अंदर जम जाती है, जिससे रक्त रक्त की जो नलिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती है। इससे क्या हो जाता है? इस पे प्रेशर बढ़ जाता है। इससे क्या हो जाता है? इससे ब्लड में प्रेशर बढ़ जाता है। फिर इससे रक्त संचरण, जो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर क्या देखने को मिलता है? फिर देखने को मिलता है आपका बीपी हाई। क्या हो देखने को मिलता है? आपका बीपी हाई होने लगता है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना देखने को मिलता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो आपका देखिए, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है आपका 120 होना चाहिए। कितना? 120 होना चाहिए। और जो आपका डायस्टोलिक होना चाहिए वो होना चाहिए 80। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ब्लड प्रेशर को 120 80 mmGH। क्या? mmGH, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख देते हैं। इधर दोबारा लिख देती हूं मैं 120, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं 120 80 mmHg होता है। ये आपका क्या होता है? Hg हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो 120 होता है ये हो जाता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 हो जाता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फैट। तो फैट की हमारे कमी से भी प्रभाव पड़ता है और अधिकता से भी प्रभाव पड़ता है।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आहार में उचित मात्रा में, उचित अनुपात में फैट का सेवन करना चाहिए। ना आवश्यकता से अधिक लेना चाहिए, ना ही आवश्यकता से कम लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है आपको ये? तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।